और विद्यार्थियों अपन पढ़ रहे थे कठोर मृदु अम्ल सार। अपन ने प्रीवियस वीडियो में कठोर मृदु अम्ल सार की जो शुरुआती इंट्रोडक्शन था वो अपन ने देखा कि ये सिद्धांत कैसे ओरिजिन हुआ, और अपन ने इसके जो सिद्धांत का विस्तृत से वर्णन करता है पियर्सन, उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। लास्ट वीडियो में अपन ने अम्लों का वर्गीकरण देखा था। आज अपन देखते हैं कठोर सार, सीमावर्ती सार और मृदु सार। इन सारों को 3 भागों में यहाँ पर बांटा जा सकता है, जिनमें पहला कैटेगरी है कठोर सार, दूसरा सीमावर्ती और तीसरा मृदु सार। यहाँ पर कठोर सार के बारे में आप नजर डालेंगे तो ऐसे ऋणायन या यौगिक है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च है। फ्लोराइड है, आप जानते हैं इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च है, इसका आकार भी छोटा है, इसलिए सबसे कठोर सारक माना जा सकता है। इसके विपरीत आप देखेंगे यहाँ पर आयोडाइड, उसको अपन ने मृदु सार में वर्गीकृत किया है। आयोडाइड और क्लोराइड की आप कंपेयरिंग करें, तुलना करें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि आयोडाइड का आकार बड़ा है, प्रभावी नाव की आवेश कम है और उसके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से विचलित किया जा सकता है, डिस्टोर्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आयोडाइड है वह एक सहसंयोजी प्रवृत्ति का है, क्लोराइड एक आयनिक प्रकृति का आबंध बनाता है। यहाँ पर विद्यार्थी उसके बाद में हाइड्रोक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो लिगेंड है वो सब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन्स है, ईथर है, कार्बोनेट है, फास्फेट आयन है, नाइट्रेट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो फास्फीन है वह मृदु अम्ल में आएगा, लेकिन यहाँ पर फास्फेट को अपने कठोर सार में रखा है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन अपन करते हैं। सीमावर्ती सारों के बारे में मैंने आपको जब सीमावर्ती अम्लों के बारे में बताया था वैसा नीचे है, यानी ये माध्यम और इनके साथ जुड़ने वाले अम्ल की प्रकृति के आधार पर व्यवहार करते हैं, यानी इनका व्यवहार मृदु सार की तरह भी हो सकता है और कठोर सार की तरह भी हो सकता है। वह इनके सामने आने वाले प्रतिआयन यानी जलायन के ऊपर निर्भर करेगा और माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा। इनमें विद्यार्थी एनिलीन है, ब्रोमाइड है, एजाइन है। इस प्रकार से इनको अपन सीमावर्ती सार की कैटेगरी में होता है। ब्रोमाइड आयोडाइड और क्लोराइड तीनों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाए, हेलोजन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनमें मृदुता बढ़ती है। इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि मृदुता किस प्रकार से बढ़ती है दूसरे आयनों में भी। यहाँ पर अपन बात करें एनिलीन एक सीमावर्ती सार की भांति व्यवहार करेगा। इसका कारण है कि इससे कार्बन और बेंजीन वाले जुड़ा हुआ है, जो कि इसके जो लोन पेयर्स है उसको ये विस्थापित कर देता है। इसकी सारिता से बात करें मृदु सारों की, तो मृदु सारों में सबसे पहले हाइड्राइड आयन आता है। आप ध्यान दीजिए जो हाइड्रोजोनियम था उसको अपन ने कठोर सार के अंदर रखा था, लेकिन यहाँ पर हाइड्राइड आयन एक मृदु सार है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन के पास केवल एक प्रोटॉन है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है उसकी डेंसिटी घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसका जो एक प्रोटॉन है इन इलेक्ट्रॉन्स को पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए ये एक मृदु सार के अंदर रखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हाइड्राइड एक मृदु सार है। हाइड्राइड के बारे में अपनी बात कर ली है, वापस अपन बात करते हैं। यहाँ पर अपने यहाँ पे देखा एल्कोक्साइड था वह कठोर सार में आता है, जबकि एल्केन सल्फाइड एक मृदु सार के अंदर आता है।
यहाँ पर लिगेंड ऑक्सीजन है और यहाँ पर लिगेंड है वो सल्फर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फर का आकार ऑक्सीजन की तुलना में बड़ा होता है और साथ में इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है। अगला अपना सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत प्रबल लिगेंड है और एक सॉफ्ट लिगेंड कैटेगरी में भी रखा जाता है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को सॉफ्ट कैटेगरी में रखने का कारण ये है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड एक्सेप्टर है। ये पाई बॉन्ड एक्सेप्टर है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत प्रबल पाई बॉन्ड बनाता है। और जैसा अपन ने बात की थी कि जो मेटो यहाँ पर देखते हैं मेटो अम्ले की उनकी विशेषता है कि वो कितना अपने डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का उपयोग पाई बॉन्ड बनाने में करता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वह पाई बॉन्ड की वजह से ही निर्दोष सार की कैटेगरी में रखा गया है। साइनाइड का भी इसी प्रकार से आप विवेचन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एथिलीन है। एथिलीन एक बहुत ही निर्दोष सार है, इसमें भी पाई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है। फास्फीन है, फास्फोरस मैंने आपको बताया था सल्फर की भांति नेचर में होता है और ये भी नेगेटिव कैटेगरी का है। बेंजीन है, बेंजीन भी पाई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये इसके एंटीबायोटिक्स में बनते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों पर इनके बारे में देखा। अब इनके बारे में अपन संक्षिप्त में देखते हैं कि इनके क्या क्या गुण होने चाहिए। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कठोर सारकों के क्या क्या गुण है। फ्लोराइड से आयोडाइड तक जाने में जो चेंज हुआ है वो क्या है, तो आप इधर लिख सकते हैं कि विशेषताओं में उच्च विद्युत ऋणात्मकता, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व नेगेटिविटी, छोटा आकार, आयनिक आबंध प्रवृत्ति। इसके कुछ एक्सेप्शन है, आबंध के बारे में अपन जरूर देखेंगे। आयनिक आबंध की प्रवृत्ति है और इसके अतिरिक्त न्यून आवेश घनत्व। अपन बात करें मृदुओं की, मृदुओं में है सामान्य रूप से इसमें ग्लाइड और जोड़ दें आप, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसके बारे में बात करें अपन तो आप लिखेंगे न्यून। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आकार बड़ा है, मैंने हाइड्राइड के बारे में आपको बताया। तो इनमें न्यून या अल्प प्रभावी नाभ के आवेश है। जब प्रभावी नाभ के आवेश कम होगा तो कोई भी परमाणु अपने जो दूर के इलेक्ट्रॉन है उन पे कंट्रोल नहीं रख पाएगा, यानी जो दूर स्थित इलेक्ट्रॉन्स है उसके नाभिक में कंट्रोल नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन किसी भी लिगेंड की तरफ जा सकते हैं या उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। विद्यार्थियों अगला है बड़ा आकार। सामान्य रूप से आप देख सकते हैं फ्लोराइड, और क्लोराइड के आकार की बात करें तो आप जानते हैं ऊपर से जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने पर विद्युतता भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से साइनाइड के बारे में बात करें या कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें तो मैंने देखा लिगेंड से पाई बॉन्ड बनाने की इनमें प्रवृत्ति होती है और इनके पास पाई बॉन्ड उपलब्ध होते हैं। बेंजीन में भी पाई बॉन्ड के कारण ही इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। विद्यार्थी फास्फीन है, फास्फोरस है, फास्फोरस एक मृदुसार है और ये मृदु अम्लों के साथ ही बॉन्ड बनाता है। फास्फीन और बात करें फास्फोर की, दोनों के नेचर में अंतर क्यों है, ध्यान दीजिए। फास्फेट के अंदर विद्यार्थियों यहां पर तीन उच्च विद्युत ऑक्सीजन जुड़े हैं जो कि बॉन्ड में भाग लेते हैं और ऑक्सीजन की उच्च विद्युतता के कारण लिगेंड स्वयं ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए ये स्वयं एक कठोर सार की भांति व्यवहार करेगा। जबकि फास्फीन में
आप देख सकते हैं स्वयं जो पासपोर्ट्स है वो लिगेंड की भांति व्यवहार करेगा और पासपोर्ट्स है वो लिगेंड स्वयं मृदु सार की कैटेगरी में ही आता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की तुलना में काफी कम होती है। तो यहाँ पर जो कुछ कारक हैं उनको ध्यान में रखकर आप उनकी कैटेगरी निश्चित कर सकते हैं, उनको विभाजित कर सकते हैं। आगे चले उससे पहले समझते हैं कि कठोरता और मृदुता का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। जब भी मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया है और उसके ऊपर हैमर से चोट की जाती है, यदि ये हार्ड है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसकी जो सिमेट्री हो बनी रहेगी। लेकिन यदि ये मृदु है, सॉफ्ट है, तो बीच में से पिचक जाएगा, इसको मरोड़ा जा सकता है। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है और ऐसी घटनाएं आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। इसी प्रकार से विद्यार्थियों इसको फोर्स लगाकर इस गोले को इस तरफ खींचा जाता है। यदि यह हार्ड है तो इसके साइज में, इसके सिमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा या बिल्कुल नगण्य चेंज आने वाला है, तो इसको अपन हार्ड कहेंगे। यदि ये सॉफ्ट है तो इस बल के कारण ये क्या हो जाएगा, इस तरह से अपनी मेन आकृति से, मुख्य आकृति से थोड़ा पिचक जाएगा, हट जाएगा और इसकी मूल आकृति नहीं रहेगी। इसको अपन मृदु कहते हैं। तो विद्यार्थियों ऐसी ही बिल्कुल समान रूप से धारणा अपने कठोर मृदु अम्लसार में चलती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई घनाइन है, ये फ्लोराइड का आयन अपन लेते हैं यहाँ पर। यदि ये कठोर है तो इसकी आकृति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा, यानी इसकी सिमेट्री बनी रहेगी। यहाँ पर मैंने आयोडाइड लिया, इसका आकार बड़ा है और धनायन के कारण इसकी आकृति है वो बदल गई है, धनायन एक तरफा हो गया है और ऋणायन एक तरफा आ गए हैं, यानी पूरी तरह से डिस्टोर्शन हो गया है। विद्यार्थी जो समझने के लिए है, अदरवाइज बाकी सभी बॉन्डों में इस प्रकार की स्थिति बनती है, वरना बॉन्डों में अवलेप नहीं होगा, पूरी तरह से गोल स्थिति रहेगी तो अवलेपन बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी इसको समझने के दृष्टिकोण से कुछ समझ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि मृदु साधनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड में भाग ले रहे हैं, उनको आसानी से खींचा जा सकता है, फैलाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। कठोर आयनों पे या कठोर साधनों के इलेक्ट्रॉनों पे उसका अधिक प्रभावी नाम की आवेश होने से आकार जल्दी से बदलता नहीं है। बहुत ही सामान्य सी डेफिनेशन